डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी के गद्य साहित्य की एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। हिंदी का गद्य साहित्य कब से आरंभ हुआ, उसका विकास क्रम कैसा रहा और उसमें कौन कौन सी विधाएं आती हैं, यह आज हमारे पाठ का विषय है। आप किसी भी साहित्य के इतिहास की पुस्तक उठा करके देखें तो हिंदी का गद्य साहित्य का इतिहास कोई 10वीं शताब्दी से शुरू हुआ बताते हैं। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि निश्चित रूप से हिंदी का गद्य अस्तित्व में आ गया था 10वीं शताब्दी के आसपास, लेकिन हिंदी का गद्य साहित्य और जिस गद्य साहित्य से आज हम परिचित हैं, जिस गद्य साहित्य कहने से जिन विधाओं का, जिन ग्रंथों का हमें ध्यान आता है, वो अर्थात कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी इत्यादि हिंदी में जो गद्य में लिखी गई हैं, उनका इतिहास 19वीं शताब्दी से के अंत से, या बल्कि कहना चाहिए कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से शुरू होता है। पहले इसके क्यों नहीं गद्य था, इस पर हम थोड़ी चर्चा कर लें। या जो मैं कह रही हूँ कि 10वीं शताब्दी से गद्य के होने पर भी वो गद्य साहित्य नहीं था, इस पर हम थोड़ी चर्चा कर लें। आपने ध्यान दिया है कभी कि पहले का जो भी साहित्य हम देखते हैं, संस्कृत साहित्य से शुरू करेंगे, संस्कृत साहित्य की अधिकांश ग्रंथ काव्य में है, कविता में है। गद्य का स्वरूप नहीं था, ऐसी बात नहीं है। नाटकों में गद्य आता था, गद्य काव्य भी था। कथा आख्यायिका के नाम से बाणभट्ट की कादंबरी बहुत विश्व प्रसिद्ध रचना है, लेकिन फिर भी वो उनको काव्य कहा गया है, वो काव्यात्मक थी। काव्यात्मक कहने का क्या अर्थ है कि उनमें एक लय छंद हुआ करती थी जिससे कि उनको याद रखना आसान हो। याद रखना क्यों? क्योंकि तब पुस्तकें नहीं छपा करती थी, हर एक के पास पुस्तक उपलब्ध नहीं हुआ करती थी, और जो कुछ भी ज्ञान पठन पाठन में आता था, अध्ययन अध्यापन में आता था, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित करना होता था, वो सब वस्तुतः मौखिक रूप से हुआ करता था। पूरे के पूरा ग्रंथ लोग याद रखते थे। आपने सुना ही होगा कि दरबार में कवि अपने ग्रंथ सुनाते थे राजाओं को, और सुनकर राजा प्रसन्न होकर के उनको पारितोषिक, पुरस्कार दिया करता था। तो ये सारी मौखिक परंपरा हुआ करती थी, और मौखिक परंपरा में रखने के लिए काव्य में लिखना आवश्यक होता है। आप खुद ही इसकी जांच कर सकते हैं। आप थोड़ा प्रयत्न कीजिए, अपने बचपन में पढ़ी हुई कहानियों और कविताओं को याद करने की कोशिश कीजिए। आप थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो ज़रूर कोई 2-4 कविताएं और कहानियाँ आपको याद आ जाएंगी। लेकिन कविताओं को ज़रा सा आप सुनाने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल सुना लेंगे, एकदम ज्यों का त्यों, जैसे आपने बचपन में याद करी थी, बिल्कुल उसी तरह आप आज भी उन्हें सुना सकेंगे। अब कहानी को सुनाने का प्रयत्न कीजिए। कहानी को सुनाते समय थोड़े से शब्दों का हेर फेर इधर उधर जरूर हो जाएगा। आप बिल्कुल ज्यों का त्यों कहानी सुना नहीं सकेंगे। पूरी कहानी सिलसिलेवार याद भी नहीं आएगी। हो सकता है कि कहानी की घटनाएं आप उलट पुलट दें, अगर वो थोड़ी सी बड़ी कहानी है तो। मतलब ये कि कहानी सुनाते वक्त थोड़ा फेर फार हो ही जाता है। एक बार सुनने के बाद जब आप दूसरी बार उसको सुनाने बैठते हैं, याद किए हुए को भी, तो भी वो ज्यों का त्यों नहीं रहता।
लेकिन कविता वो बिल्कुल ज्यों की त्यों ही रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें लय और छंद होती है। इसीलिए प्राचीन समय में जो भी साहित्य लिखा गया, और साहित्य ही क्या, शास्त्रीय ग्रंथ भी, आयुर्वेद के ग्रंथ, दर्शन के ग्रंथ, अन्य भी शास्त्रों के जो भी ग्रंथ थे, वो सब श्लोकों में लिखे गए हैं संस्कृत में। क्यों? क्योंकि उनको याद करना आसान रहता था और ज्यों का त्यों याद रखे रहना आसान होता था। फिर गद्य क्यों? क्योंकि एक विधा है गद्य। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो गद्य में ही सामान्यतया बात करते हैं, और बातचीत तब भी हुआ करती थी। तो नाटक में जब संवादों का उपयोग हुआ, तब उस समय तो गद्य आया ही, संस्कृत में भी। फिर ये चुनौती लेखकों के सामने थी, उस समय के कवियों के सामने थी। बल्कि आपको मालूम होना चाहिए कि संस्कृत में वस्तुतः, संस्कृत की परंपरा में काव्य ही कहते हैं। साहित्य का समानार्थी शब्द है काव्य। तो उनके सामने कवि, और जो उस काव्य को रचने वाले हैं वो कवि ही कहलाते हैं। तो कवियों के सामने ये चुनौती आई कि गद्य में क्या रचनाएं नहीं हो सकती। और गद्य में कहानियाँ थी, लोक साहित्य में, लोक में प्रचलित थी, लोग कहते सुनते थे कहानियाँ। और ये कहानियाँ आपको मालूम है आज भी लोक में कहानियाँ चलती हैं। आपके बचपन में आपकी दादी नानी ने सुनाई होगी, माँ ने सुनाई होगी, और ये थोड़ी थोड़ी बदलती जाती हैं अपने आप। लोक में जो भी कलाएं हैं वो अपने आप थोड़ी थोड़ी बदलती जाती हैं, और उसके बदल जाने में कोई दिक्कत भी नहीं। और संस्कृत में भी एक समय ऐसा आया कि इन सारी लोक कथाओं को लिख करके भी सुरक्षित रखा गया। जो पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, पुत्तलिका द्वादशिका है, यानी सिंहासन बत्तीसी जो हिंदी में जिसका प्रचलन है, बेताल पचीसी, ये सब संस्कृत की कहानियाँ हैं। और ये बहुत संभव है कि ये लोक कथाएँ इस तरह की चल रही होंगी जिनको कि बाद में एकत्र करके उसको सुरक्षित कर लिया गया। तो ये सब थी। तो संस्कृत के गद्य कवियों के सामने संस्कृत के कवियों के सामने ये चुनौती आई कि गद्य में रचना की जाए। तो इस चुनौती को सामने रखते हुए उन्होंने गद्य में रचनाएं करी, और वो उसमें गद्य में उन्होंने अपने काव्य का चमत्कार दिखाया। और वे भी इस प्रकार लिखे गए हैं, हालांकि बहुत ही लंबे लंबे वाक्य हैं, लेकिन वो भी इस प्रकार हैं कि उनको पूरा का पूरा जो का त्यों याद रखा जा सके, और इसी में उनकी श्रेष्ठता प्रमाणित होती थी। तो वो जो गद्य काव्य था वो एक नीति के तहत, एक सोच के तहत वो तैयार हुआ था। और कहते हैं, संस्कृत में उक्ति है, कहते हैं गद्यम कवीनाम निक्षम वदंती। मतलब कवियों के लिए गद्य एक कसौटी के समान है। जैसे सोने की परख कसौटी पे चढ़ाकर होती है कि वो कितना खरा है, उसी तरह से कवि जब गद्य लिखने में सक्षम हो तब वो वास्तव में श्रेष्ठ माना जाएगा। ऐसी उक्ति क्यों? क्योंकि ये एक चुनौती थी, एक चैलेंज था कि गद्य लिख सके। गद्य को इस प्रकार लिख पाना कि वो याद रह सके और सभा में सुनाया जा सके, बहुत मुश्किल काम था। तो ये उस तरह का गद्य साहित्य था। फिर अब हम हिंदी की बात करें, आपको मालूम होगा हिंदी संस्कृत से ही, संस्कृत के पथ पर चलती हुई ही निकली है। भाषाएं बदलती हैं धीरे धीरे, संस्कृत भी कई रूपों में बदली। जितनी अभी उत्तर भारतीय आर्य भाषाएं हैं, हिंदी, गुजराती, बंगाली, मराठी, पंजाबी, ये सभी भाषाएं संस्कृत से निकली हुई हैं। और संस्कृत में संस्कृत से इन्होंने भाषिक संरचना ली है, व्याकरण लिया है, साहित्य भी लिया है। लेकिन गद्य साहित्य जो है वो संस्कृत से उन्होंने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हिंदी में भी जब रचनाएं शुरू हुई तो वो वस्तुतः साहित्यिक रचनाएं, विशेषकर मैं कहूँगी, जो कि
मनोरंजन के लिए या काव्य रस के लिए रची जाती थी, वो सभी पद्य में ही हो रही थी। 10वीं शताब्दी में जो गद्य आया या हिंदी में जो उस पद्यात्मक रचनाओं के बीच में जो कुछ गद्य मिलता है, वो या तो दस्तावेज के रूप में है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है चीज़ों का, या कुछ समझाने के लिए सरल वाक्यों में कोई बात प्रस्तुत की गई और उसको समझाने के लिए उसको गद्य में थोड़ा सा लिख दिया गया। लेकिन वो वास्तव में साहित्य नहीं है। साहित्य शब्द का भी दो है, एक व्यापक अर्थ होता है, एक थोड़ा उसका संकुचित अर्थ होता है। व्यापक अर्थ में साहित्य का अर्थ होता है सहित भाव, यानी शब्द और अर्थ का सहभाव। जहाँ भी शब्द और अर्थ एक साथ रहेंगे, यानी जो कुछ भी भाषिक अभिव्यक्ति होगी वो सब साहित्य कहला सकती। तो इस परिभाषा में तो शास्त्र भी आ जाता है और बाकी कोई भी किसी भी तरह का कोई भी जो भाषा में कहा जाता है वो साहित्य हो सकता है। लेकिन हम जानते हैं, हम आज जिस अर्थ में साहित्य का प्रयोग करते हैं, साहित्य शब्द का, वो साहित्य का मतलब होता है इस तरह की रचनात्मक रचनाएं, कविता, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, बहुत सारी रचनाएं हो सकती हैं, वो सब साहित्य कही जाती हैं, जो एक हद तक मनोरंजन के लिए, एक हद तक समाज को बताने के लिए, बढ़ाने के लिए वो लिखी जाती है, आत्माभिव्यक्ति के लिए लिखी जाती है, वो साहित्य। तो वो साहित्य तो पद्य में ही चल रहा था 10वीं शताब्दी में, हिंदी जब अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी। लेकिन उसके साथ में गद्य भी थोड़ा थोड़ा था। आप देख सकते हैं इस सारणी में कि ऐसी एक सूची लंबी बन सकती है जिसमें उन ग्रंथों को रखा जाए जिनमें कि साहित्य, गद्य साहित्य, थोड़ा गद्य मिलता है। ऐसे ग्रंथ हैं, पहला है राउलवेल, उसके लेखक रोडा नाम के व्यक्ति कहे जाते हैं। हालांकि ये ग्रंथ पूरा अभी तक नहीं मिला है। यहाँ पे कट करिएगा एक बार। हेलो, कट कर। वो नहीं, वो दिखाना था ना। हाँ, तो वो थोड़ा मैंने इशारा तो किया, लेकिन मुझे उस समय बोलना स्टॉप करना था, वो नहीं किया, तो वहाँ पे फिर वो गड़बड़ होगा ना थोड़ा सा। तो उसको रिकॉर्ड कर दीजिए ना उतना हिस्सा। आप देख सकते हैं, ऐसा ही बोला था ना। आप देख सकते हैं। हाँ, तो बस वहाँ पर। हाँ, वो चलेगा ना? वो अच्छा, बाद में एडिटिंग में फिर उसको कर देंगे। फिर कैसे करेंगे? हाँ, चलेगा। हाँ। फिर स्टार्ट करूँ अभी फिर से? वो अभी दिखाते ही रहिएगा, है ना? फिर वो लास्ट में। हाँ,
ત્યાંથી જ શરૂઆત કરી દો। हाँ, वहाँ से शुरुआत करते हो। हाँ, फिर उसके बाद ये कहाँ पर ख़त्म होगा वो आपको पता होना चाहिए ना उसका। नहीं खत्म हो- हाँ, माने वो 14 है, 14 के बारे में बता देंगे तो फिर उसके बाद पीपीटी हटा सकते हैं, ठीक है मैम। है ना। हाँ हाँ, ओके, चल फिर हम ऐसे कुछ ग्रंथों की सूची बना सकते हैं जो 10वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक के समय में फैले हुए हैं, और इन ग्रंथों में गद्य आता है। हिंदी गद्य का स्वरूप कुछ कुछ दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे ग्रंथों में 10वीं शताब्दी में राजस्थानी हिंदी में लिखा हुआ एक ग्रंथ राउल वेल का उल्लेख आता है। रोडा नाम के लेखक हैं इसके। ये ग्रंथ पूरा उपलब्ध नहीं है। इसमें काफ़ी कुछ गद्य में कहा गया है। इसी तरह से उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये दामोदर शर्मा द्वारा रचित है 12वीं शताब्दी का ग्रंथ। इसमें बनारस के आसपास की हिंदी गद्य का काफ़ी अच्छा नमूना मिलता है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर नाम का एक ग्रंथ है 14वीं शताब्दी का। ये मैथिल हिंदी में लिखा गया है। आप ये देखिए कि हिंदी जो है वो पश्चिम से लेकर के पूरब तक अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी, और जगह बदलने के साथ साथ उसका स्वरूप थोड़ा थोड़ा बदलता जाता था। इसलिए राजस्थानी हिंदी, बनारसी हिंदी, मैथिली हिंदी, इस तरह के नाम हम कह सकते हैं। ये सभी हिंदी का ही स्वरूप था, लेकिन कुछ कुछ बदला हुआ था। और इन सभी हिंदी में सभी तरह की हिंदी में कुछ कुछ गद्य के नमूने जरूर मिलते हैं। ज्योतिरीश्वर ठाकुर के ही भाई थे भिखारी ठाकुर, ये विद्यापति जी। विद्यापति जी के 2 रचनाएं हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। इसमें से कीर्ति पताका तो उपलब्ध नहीं होती है। कीर्तिलता में भी गद्य का मिलता है। उसमें पद्य, मुख्यतः पद्य की रचना है, लेकिन गद्य बीच बीच में मिलता है। श्रृंगार रस मंडन, ये गोसाई विट्ठलनाथ जी वैष्णव संप्रदाय के, वल्लभ संप्रदाय के व्यक्ति, इन्होंने ब्रजी हिंदी में ये ग्रंथ लिखा 16वीं शताब्दी में। उसी समय चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि करके एक लेखक हुए। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में, माने दिल्ली और उसके आसपास, मेरठ उसके आसपास की भाषा में ये रखा। ये लगभग पूरा ग्रंथ ही गद्य में है। फिर वल्लभ संप्रदाय में 84 वैष्णवन की वार्ता नाम का एक ग्रंथ आया स्वामी गोकुलनाथ का, और उन्होंने ही 252 वैष्णवन की वार्ता भी लिखी। ये दोनों ही ग्रंथ जो है वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख व्यक्तियों के, या जो उनके वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित लोग थे, उनका एक जीवन परिचय देती है। ये एक डॉक्यूमेंटेशन है। ये उस तरह से सीधे साहित्य की पुस्तक नहीं है, लेकिन इसमें उन्होंने जीवन चरित्र दिया है, एक दस्तावेज बना के रखा है कि वल्लभ संप्रदाय में उस समय 17वीं शताब्दी में कौन कौन थे। उसके पहले भी उन्होंने वल्लभ संप्रदाय की लोगों की एक सूची बनाई, एक उनके परिचयात्मक एक दस्तावेज तैयार किया। नाभादास ने भी 17वीं शताब्दी में अष्टयाम लिखा, वो भी इस ब्रजी हिंदी में है, गद्य की पुस्तक है। और इसमें कैसे भगवान की सेवा 8 प्रहर में भगवान की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए उसका वर्णन है। इसी समय एक रानी को सिखाने के लिए, बताने के लिए वैकुंठ मणि शुक्ल ने ब्रजी हिंदी में अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य नाम के 2 ग्रंथ लिखे। ये भी गद्य में है, क्योंकि वो वस्तुतः इसके जरिए रानी को इन दोनों माह का महत्व और उसमें क्या क्या करना चाहिए ये बताना चाहते थे। इसी समय एक नासिकेतोपाख्यान 18वीं शताब्दी का मिलता है, जिसके लेखक का पता नहीं है, ब्रजी हिंदी में है ये भी। वैताल प्रचीसी जो इसमें संस्कृत की रचना थी, उसको हिंदी में अपने तरीके से सुरति मिश्र नाम के लेखक ने लिखा 18वीं शताब्दी में। ये भी ब्रजी हिंदी में है।
आपको मालूम होना चाहिए कि 18वीं शताब्दी में ब्रज भाषा जो है वो काफ़ी प्रमुख रूप से बोली जाती थी और साहित्य की प्रमुख भाषा थी। अधिकतर ग्रंथ जो है पद्यात्मक ग्रंथ ब्रज में लिखे गए और इतने उनका प्रभाव इतना था कि बाद तक पद्य की भाषा वो ब्रज बनी रही। जब बाद में 18वीं 19वीं शताब्दी में हिंदी लगभग बन चुकी थी, हम जो आज हिंदी जानते हैं उसका प्रारंभिक रूप बिल्कुल स्थिर हो चुका था और रचनाएं हो रही थी, तो भी पद्य जो है वो ब्रज में हुआ करता था। भारतेंदु हरिश्चंद्र तक ने कहा कि खड़ी बोली गद्य जो है, खड़ी बोली भाषा है वो गद्य के लिए तो ठीक है, लेकिन पद्य मुश्किल है। पद्य, उन्होंने भी पद्य रचनाएं जो आरंभ में की वो सभी गद्य में हैं। हालांकि उन्होंने खड़ी बोली वो सभी पद्य में है, वो ब्रज भाषा में है। और हालांकि उन्होंने पद्य जो है खड़ी बोली हिंदी में भी लिखना शुरू किया, मुकरियाँ लिखी बहुत, लेकिन उनका स्वयं का कहना था कि ये बहुत श्रम साध्य है और उतना अच्छा नहीं उतना भाव तो उसमें नहीं आते हैं। तो ब्रजी हिंदी काफ़ी ब्रज भाषा जो थी वो काफ़ी प्रमुख रूप से उस समय साहित्य की भाषा बनी हुई थी, तो इसलिए जो गद्य भी लिखा गया वो ब्रजी हिंदी में लिखा गया है। भाषा योग वशिष्ठ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, राम प्रसाद निरंजनी की 1741 ईस्वी में लिखी गई थी। इसकी भाषा खड़ी बोली हिंदी है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार उन्होंने लिखा व्यवस्थित रूप से, सारी बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण से और काफ़ी चीज़ें लेते हुए उन्होंने लिखा। आज भी उनके साहित्य का, उनके लिखे हुए साहित्य के इतिहास का बहुत महत्व है और हम सब लोग उनको संदर्भित करते हैं, उनको लेते हैं अपने काम में। उन्होंने कहा कि भाषा योग वशिष्ठ को हिंदी के परिमार्जित गद्य की पहली पुस्तक और वस्तुतः राम प्रसाद निरंजनी को पहला प्रौढ़ गद्य लेखक कहा जा सकता है। उन्होंने माना कि भाषा योग वशिष्ठ साहित्यिक पुस्तक जैसी है, परिमार्जित गद्य की पुस्तक है। अब ये उन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा और ये बात सत्य भी है, लेकिन फिर भी देखिए उन्होंने भी साहित्य का नाम नहीं लिखा है, उन्होंने गद्य की पहली पुस्तक कहा है। तो गद्य चला आ रहा था 10वीं शताब्दी से, जैसा जो ये लिस्ट मैं बता रही हूँ। तो लेकिन साहित्य की भाषा माने साहित्यिक जो गद्य है, जो साहित्य आज हम साहित्यिक गद्य हिंदी का जो जानते हैं, उसका स्वरूप अभी भी नहीं बना था। एक और पुस्तक का नाम इसी सूची में है, आईने अकबरी की भाषा वचनिका। ये लाला हीरालाल जी ने लिखी थी 1797 ईस्वी में। इसमें अरबी फ़ारसी के काफ़ी सारे शब्द थे, ऐसी अरबी फ़ारसी शब्दों से युक्त हिंदी में उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था। ये सब हिंदी के बनने की प्रक्रिया में आए हुए गद्य हैं और अच्छे गद्य के नमूने हैं ये सभी, जितने सभी ग्रंथ। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन मैंने कुछ प्रतिनिधि ग्रंथों का नाम यहाँ पर लिया। आप चाहें तो इस लिस्ट को बढ़ा सकते हैं, आप और थोड़ा सा इतिहास की पुस्तकों में देखिए, कुछ आप शायद इंटरनेट पर भी खोज सकेंगे और देखिए अगर आप इस सूची को बढ़ा सकते हैं तो ऐसी बहुत सारी पुस्तकें मिल जाएंगी, कम से कम। और इसमें 10 पुस्तकें तो जुड़ ही सकती हैं जो कि 10वीं शताब्दी से लेकर के और 18वीं शताब्दी के अंत तक की गद्य को बताती हैं। लेकिन ये सब हिंदी गद्य की पुस्तकें हैं, अच्छी पुस्तकें चलिए, लेकिन हिंदी का गद्य साहित्य का हिंदी के का गद्य साहित्य हम जिसको कहते हैं वो नहीं अभी शुरू हुआ था। और फिर उसके बाद समय बदलता है। 18वीं शताब्दी के बाद अंग्रेज़ बिल्कुल स्थापित हो जाते हैं भारत में, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं।
एक तो पुस्तक छापाखाना आता है, पुस्तकें प्रकाशित होनी शुरू होती हैं। फिर उसके बाद एक जो महत्वपूर्ण बात हुई थी कि अंग्रेज़ चूँकि बाहर से आए थे और उनको शासन करना था भारत में, तो भारतीय भाषा को तो सीखना पड़ेगा शासन करने के लिए। जब आम जन से बातचीत करनी है और उनके मसलों को सुलझाना है और उनसे काम लेना है, तो उनकी भाषा तो आनी चाहिए। तो जो अंग्रेज़ अफसर आते थे उनको सिखाने, भाषा सिखाने की बात हुई। तो भारत में तो बहुत सारी भाषाएं चलती थी, तब भी चलती थी, आज भी चल रही हैं। तो सारी की सारी भाषाएं तो सिखाई नहीं जा सकती, लेकिन ये है कि जो जहाँ पे काम करेगा वहाँ की भाषा, और एक सामान्य रूप से जो भाषा हो सकती है सबकी, वो तो भाषा सीखनी चाहिए। तो उसमें हिंदी एक भाषा बनी, बांग्ला भी सिखाया और हिंदी सिखाई, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्षेत्र था जो कि हिंदी बोलता था और किसी न किसी प्रकार की हिंदी। अब ये जब हिंदी सिखाने की बात आई तो ये बात ध्यान में रखने की है कि हिंदी जब नई भाषा हम सीखते हैं तो हम कविता की भाषा से उस भाषा को सीखना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए गद्य की पुस्तकें चाहिए, गद्य में सीखते हैं। आप भी अगर कभी कोई भाषा नई सीख रहे हो तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपको गद्य की पुस्तकें ही दी जाती हैं पढ़ने के लिए शुरू में। तो ये तब उन्होंने कह करके और ख़ास लिखवाई, और यहाँ से हिंदी गद्य एक मोड़ लेता है। आज मैं इस व्याख्यान को यहाँ तक रखती हूँ। अगला जो हमारा एपिसोड होगा उसमें हम इसके आगे हिंदी गद्य का किस प्रकार चला, उसका क्या आगे विकास हुआ, वो उसकी हम चर्चा करेंगे। नमस्कार। स्वाध्यायः परः